पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट से कुछ बड़ी अपडेट सामने आई हैं जो अगले हफ्ते का मार्केट मोड डिसाइड कर सकती हैं। आइए जानते हैं। एनबीसीसी को महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा में 83 करोड़ के नए ऑर्डर वर्क मिले हैं। इससे कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले समय में रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट भी मिल सकता है। कोका कोला भारत में अपनी सबसे बड़ी बोटलिंग कंपनी हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार लिस्टिंग 2027 तक हो सकती है। ये कदम भारत के तेजी से बढ़ते बेवरेजेस मार्केट पर कंपनी के भरोसे को दिखाता है। आने वाले वर्षों में यह भारत में बड़े आईपीओ में शामिल हो सकता है। लेंसकार्ट में सॉफ्ट बैंक ने 2873 करोड़ की हिस्सेदारी बेच दी, लेकिन खास बात यह है कि गोल्डमैन सैक्स समेत कई निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीद ली। इससे आईपीओ से पहले ही कंपनी पर निवेशकों का भरोसा साफ दिखाई दे रहा है। वेदांता ग्रुप के लिए दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों पर फेमा मामले में ईडी ने तलाशी अभियान शुरू किया है। फिलहाल जांच की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है और कंपनी के आधिकारिक बयान का इंतजार है। इस खबर से स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। सरकार ने एनएचपीसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए ओएफएस लॉन्च किया, जिसके बाद स्टॉक में करीब 5% तक गिरावट देखने को मिली। ओएफएस का फ्लोर प्राइस 72 रुपए रखा गया है और सरकार 6% तक हिस्सेदारी बेच सकती है। डिस्काउंट पर सेल मिलने से शॉर्ट टर्म में दबाव बना हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ओएफएस सब्सक्रिप्शन पर नजर रखना अहम होगा। आरबीआई की रेपो रेट मीटिंग से पहले ही रियल एस्टेट शेयरों में दबाव देखने को मिला और रियलिटी इंडेक्स करीब 2% तक टूट गया। परसिस्टेंस, लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। ओयो की पेरेंट कंपनी प्रिज्म को 6,650 करोड़ रुपए के लिए सेबी से आईपीओ की मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीओ के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 7 से 8 अरब डॉलर तक हो सकती है। पिछले कुछ सालों में प्रॉफिटेबिलिटी सुधरने के बाद ओयो के शेयर बाजार में एंट्री की तैयारी कर रही है। आईपीओ मार्केट में यह साल का सबसे चर्चित इशू बन सकता है। एसआर ने कुवैत के एयरबेस और अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। इस खबर के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने और ग्लोबल बाजारों में सतर्कता बढ़ने की संभावना है। बीएम ऑटो और इलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयर में तेजी जारी है। सरकार ने 9,585 करोड़ के व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम पेश की है। इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग को इस योजना से बड़ा फायदा मिल सकता है। एसएम सोलर के शेयर 8% तक उछल गए। कंपनी ने 2,800 करोड़ रुपए की QIP लॉन्च किया, जिसका मकसद कर्ज कम करना और बैलेंस शीट को मजबूत बनाना है। मार्केट इसे ग्रोथ फंडिंग और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए सकारात्मक कदम मान रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर में एसएम सोलर पर निवेशकों की नजर बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए 39,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। इससे साथ ही 10,000 करोड़ के ETF फंड को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे कई सेक्टरों को फायदा भी मिल सकता है। EMR ग्रीनटेक आईपीओ पहले ही दिन पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल और एनआईआई निवेशकों की मजबूती भागीदारी का संकेत दे रही है कि बाजार में आईपीओ की मांग अभी भी बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के मुजतबा खामेनेई बातचीत में शामिल है और दोनों पक्षों रिश्ते को लेकर बेहतर हो रहे हैं। अगर बात आगे बढ़ती है तो सैद्धांतिक बाजारों क्रूड ऑयल की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। इसराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें 2% से ज्यादा उछल गई। एनालिस्ट का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं तो ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस पर असर पड़ सकता है। ऑयल मार्केट पर फिलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन हावी है। हुंडई मोटर इंडिया ने तमिलनाडु सरकार के साथ ईवी मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट हब बनाने की साझेदारी की है। इससे ईवी इकोसिस्टम और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। DLR, जैगुआर लैंड रोवर नॉर्थ अमेरिका में अपना असेंबली प्लांट लगाने के और करीब पहुंच गया है। अमेरिका में प्रोडक्शन शुरू होने पर इम्पोर्ट टैरिफ का असर कम हो सकता है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है। लॉन्ग टर्म में यह टाटा मोटर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा रहा है। सरकार ने कुछ विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स रूल को आसान करने वाले ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। ये कदम FPI निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है। भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक का सेंटीमेंट सुधर सकता है। पहल को नाइजीरिया से 2,500 करोड़ तक का बड़ा गैस टरबाइन ऑर्डर मिला है। यह डील कंपनी की एक्सपोर्ट बिजनेस में नई ताकत दे सकती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेल को मौजूदगी बढ़ा सकती है। भारत इस साल 2 अरब डॉलर से ज्यादा के ड्रोन खरीद सकता है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम माना जा रहा है। घरेलू डिफेंस ड्रोन कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। राजेश एक्सपोर्ट के शेयर 5% लोअर सर्किट पर पहुंच गए। सेबी ने कंपनी के रेवेन्यू में 99% तक इन्फ्लेशन होने की आशंका जताई। मामले की जांच पूरी होने तक स्टॉक पर दबाव रह सकता है। अमेरिका ने इजराइल लेबनान सीजफायर का नया प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव हिजबुल्लाह की दक्षिणी लेबनान से वापसी से जुड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट तनाव अब कम होने से उम्मीद बढ़ी है। रेंट का शेयर एक्स बोनस होने के बाद 33% नीचे एडजस्ट हुआ। हालांकि ये गिरावट बोनस एडजस्टमेंट की वजह से है, न कि कारोबार में कोई कमजोरी के कारण। HSBC ने स्टॉक पर अपना बुलिश व्यू बरकरार रखा है। भारत कुकिंग कोल का मई में रॉ कोल प्रोडक्शन 25.5% तक गिर गया, जिसके बाद कंपनी के शेयर में 8% की तेज गिरावट देखने को मिली। प्रोडक्शन में कमजोरी कुकिंग और नॉन कुकिंग दोनों सेगमेंट में रही। मार्केट को चिंता है कि इसका असर आने वाले क्वार्टर्स की अर्निंग पर पड़ सकता है और इससे कोल सेक्टर के स्टॉक पर दबाव देखने को मिल सकता है। जुपिटर वैगन का
क्वार्टर 4 रिजल्ट निवेशकों को नाराज कर गया। कंपनी का प्रॉफिट 72% गिरकर 29 करोड़ रुपए तक रह गया, जबकि रेवेन्यू में भी 25% की गिरावट देखने को मिली। मार्जिन में भी बड़ी गिरावट देखी गई। रेलवे सेक्टर की मजबूत थीम के बावजूद कमजोर नतीजों से स्टॉक पर दबाव बढ़ गया। अब निवेशकों की नजर नए ऑर्डर और ग्रोथ गाइडेंस पर रहेगी। इसी बैंक को FPI ट्रांजैक्शन नियमों के उल्लंघन पर सेबी से वार्निंग लेटर मिला है। मामला एक विदेशी निवेशक को समय से पहले फंड डेप्यूटेशन से अनुमति देने से जुड़ा हुआ है। फिलहाल बैंक के कारोबार पर किसी बड़े असर की जानकारी नहीं है। और ऐसी ही डेली इंडियन स्टॉक मार्केट की अपडेट्स के लिए फॉलो मनी मैट्रिक्स।